Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. 23 अप्रैल के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड आज की जो मेजर टॉपिक है प्लेसेस इन न्यूज से एसोसिएटेड है. येलो सी को हम डिस्कस करेंगे, डेविस स्ट्रेट को, येलो सी से ही जो आसपास की लोकेशन है गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, यमन, सऊदी कॉन्टिनेंट एंड मैनी मोर. ठीक है, इसी के साथ रस आइसा पोर्ट न्यूज में रहा, विझनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट न्यूज में रहा, डिफेंस न्यूज में ब्रह्मोस को, लूसी मिशन को डिस्कस करेंगे, मेजर प्रोजेक्ट एंड मिशन में प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड जल जीवन मिशन को हम डिस्कस करेंगे. ASAT ये टर्म अभी न्यूज में रहा एंड मेनी अदर क्वेश्चन रिवीजन स्टैटिक पार्ट के साथ, राइट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 MCQ सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन GK Today एप्लीकेशन ऑनली, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन the first is Ras Isa port that was recently seen in news is located in which country? So major port news में रहा, that is Ras Isa port. किस कंट्री में यह लोकेटेड है? सो वह कंट्री जहां पर हुती रिजाइड करते हैं. ओके, हाईलाइटेड है. आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यमन. यमन में लोकेटेड है द रास आइसा पोर्ट. रिसेंटली हुआ क्या, एक मेजर US एयर स्ट्राइक देखने को मिली यमन के इस पोर्ट पर. ये पोर्ट यमन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक ऑयल पोर्ट है यह, जहां से यमन अपना मेजर एक्सपोर्ट करता है और जो रेड सी है उसको कंट्रोल करता है इसी पोर्ट के थ्रू. कौन? यमन. ठीक है. एंड रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के इस एयर स्ट्राइक के कारण यमन के इस पोर्ट पर लगभग 80 पीपल्स की जो डेथ है उसे रिकॉर्ड किया गया. एग्जैक्टली मैप के थ्रू अगर हम शो करें इस लोकेशन को, तो यमन का जो कोस्टल लाइन है जो कि कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी को बेसिकली, और इसी कोस्टल लाइन पर लोकेटेड है द रास आइसा पोर्ट जो आगे जाकर रेड सी के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है हुतीज को. ठीक है. बेसिकली हुतीज 1990 समथिंग यमन में आते हैं. यमन को दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, नॉर्थ यमन एंड साउथ यमन. एंड नॉर्थ यमन पर कंट्रोल किसका है? हुतीज का है. और इसी के साथ यमन की जो कैपिटल है दैट इज साना, वह भी किसके कंट्रोल में है? हुतीज के कंट्रोल में है. और इस प्रकार मेजर जो पोर्ट है यमन के उन्हें अपने कंट्रोल में ले रखा है इस ग्रुप ने, दैट इज हुतीज. और मेजर अपना एक्सपोर्ट रेड सी में कंट्रोल इसी के थ्रू वह करते हैं. एंड US ने इन एरियाज को टारगेट किया बेसिकली इजराइल हमास वॉर के चलते हुए. ठीक है. सो यमन US कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट रहा. द रास आइसा पोर्ट एग्जैक्टली यमन की हुदाइदा सिटी में यह लोकेटेड है. विच सिटी इट इज? हुदाइदा. कुछ इस प्रकार से हुदाइदा सिटी, और इसी का पार्ट है द रास आइसा पोर्ट जो आगे जाकर रेड सी के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है और ऑयल एक्सपोर्ट यहां से किया जाता है. और गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी के बिटवीन यह लोकेटेड है. गल्फ ऑफ एडन एक काफी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है बिकॉज आगे जाकर अरेबियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन. एंड रेड सी आगे जाकर मेडिटेरियन सी में ओपन होता है जो अफ्रीका को यूरोप से कनेक्ट करता है. और मेडिटेरियन सी और रेड सी के बिटवीन एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल लोकेशन लोकेटेड है जहां से वर्ल्ड का मोस्ट ट्रेड किया जाता है जो इजिप्ट के अंडर में है. आपको बतानी है वो लोकेशन, राइट. काफी टाइम हमने डिस्कस करा है. एंड इसी के साथ जो टॉपिक न्यूज में रहे इस क्वेश्चन के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल रास आइसा पोर्ट रेड सी की कोस्टल लाइन पर यह लोकेटेड है यमन की कोस्टल लाइन के साथ, और ऑयल एक्सपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ पर है यमन की. और हुदाइदा यमन के वेस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है और यहीं पर ये ऑयल पोर्ट लोकेटेड है. यमन का जितना भी गुड है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, वो इसी पोर्ट के थ्रू, इसी सिटी के थ्रू यमन के पास आता है. एंड मेजर कैपिटल दैट इज साना यमन की कैपिटल है जिसे हुतीज ने अपने कंट्रोल में ले रखा है. और 2014 में साना को हुतीज ने अपने कंट्रोल में लिया था. और यमन के सिविल वॉर का बहुत बड़ा पार्ट है दी साना. ठीक है. होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है. एंड जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसका आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर दीजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल करंट अफेयर को हम डिस्कस कर रहे हैं. So the international current affairs, which Indian agency has been included in the steering committee of the Asset Recovery Interagency Network Asia Pacific. So steering committee ARINAP इस पे रिसेंटली किस एजेंसी को इंक्लूड किया गया है? वह एजेंसी जो अपनी रेड के लिए फेमस, दैट इज ईडी.
ईडी को इंक्लूड किया गया है. विच कंट्री रिसेंटली कंफर्म द डिप्लॉयमेंट ऑफ द यूएस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ANAMESIS फॉर द बालिकतान मिलिट्री एक्सरसाइज. सो बालिकतान मिलिट्री एक्सरसाइज वी ऑल नो किसके बिटवीन हो रही है? फिलीपींस एंड अमेरिका के बिटवीन. सो फिलीपींस ने रिसेंटली इस एंटी शिप मिसाइल को डिप्लॉय करा है. यूएस की है बेसिकली यह. एंड बेडोइन कम्युनिटी किस कंट्री में यह लोग रहते हैं? इजराइल में रहते हैं बेसिकली. एंड गल्फ ऑफ अमेरिका डे 9th of Feb को डिक्लेयर किया गया था, नेम चेंजिंग प्रोसेस. एंड रिसेंटली इंडिया ने साइन करा एक एग्रीमेंट सिक्योरिटीज ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट. किसके साथ किया है? जिनके वाइस प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट इंडिया में है, एंड दैट इज यूनाइटेड स्टेट. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है. अभी तो और भी सारे एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं. बेसिकली यूएस के वाइस प्रेसिडेंट दैट इज जेडी वेंस अब इंडिया विजिट पे आए हुए. हमारा जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में ही लोकेटेड है. एंड एट नाउ आमिर फोर्ट विजिट कर रहे हैं बेसिकली वह. रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द 101 मेंबर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस. सो आईएसए को नेपाल ने ज्वाइन करा है रिसेंटली. एंड एक वेल्थ फंड को हम डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है दया अनागाता नुसंतारा और दानंतारा. इसे किसने लॉन्च करा है? इंडोनेशिया. इंडोनेशिया के लिए सबसे बड़ा वेलफेयर फंड है यह है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट इज विच इंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट. सो मेजर पोर्ट काफी हाईलाइट में है विच इंजाम. बेसिकली ट्रिपल पी मॉडल पर बेस्ड है यह पोर्ट. और कहाँ पर लोकेटेड है? केरला. केरला की कैपिटल में लोकेटेड है. विच इज द कैपिटल? थिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है. कोस्टल लाइन पर विजयनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट. अभी रिसेंटली विजयनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट को डिक्लेयर किया गया था इंडिया का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट. और एक ट्रिपल पी के तहत इसे डेवलप किया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? अडानी ग्रुप इन्वॉल्व है, केरला गवर्नमेंट इन्वॉल्व है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. और इस प्रकार जो ऑफिशियल इनोग्रेशन है एज अ इंटरनेशनल सी पोर्ट वह होने वाला है कब? 2nd of May 2025 बाय द पीएम नरेंद्र मोदी. एंड दैट्स वाई ये पोर्ट अभी न्यूज में रहा अगेन. ठीक है, इंडिया के लिए काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है यह पोर्ट बिकॉज कोस्टल लाइन पर लोकेटेड है. एक ऐसी कोस्टल लाइन जो इंटरनेशनल बाउंड्री के सबसे नियर बाय है. एंड दैट इज ओनली द विजयनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट. केरला में यह लोकेटेड है. हमारा जो ट्रेड है बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, मिडल ईस्ट के साथ, अफ्रीका के साथ, उसे बूस्ट करने में काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन यह रहने वाली है. ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है. चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सो रिसेंटली जितने भी पोर्ट अभी न्यूज में रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे. एंड दैट आर विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड रिपोर्ट. बेसिकली हमारे डेटा ने पोर्ट को रिपोर्ट से मैच कर दिया है. ठीक है, हम रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं फिर. विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड अ रिपोर्ट ऑन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन. सो इस रिपोर्ट को रिसेंटली किसने पब्लिश करा है? नीति आयोग ने पब्लिश करा है. इंडिया की रैंकिंग आपसे पूछी जा रही है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025 में. कल ही हमने डिस्कस किया था, 2nd रैंक रहा इंडिया शूटिंग स्पोर्ट ISSF वर्ल्ड कप के लिए. बेसिकली फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट इसे किसने पब्लिश करा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने. इंडियाज फर्स्ट डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट इसे किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ IT ने. कौन है इनके कैबिनेट मिनिस्टर? दैट इज अश्वनी वैष्णव. एंड मैटरनल एंड चाइल्ड संजीवनी मिशन एंड अनमोल 2.0 पोर्टल इसे रिसेंटली मध्य प्रदेश ने लॉन्च करा था. वर्ल्ड हेल्थ डे 7th of April को ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, एंड विच मिनिस्ट्री इज लॉन्च द माइक्रो डेटा पोर्टल ड्यूरिंग द स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस. इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने लॉन्च करा. इनके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? आंसर इन द कमेंट बॉक्स. एंड इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस एनुअली किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है? 6th of April को ऑब्जर्व किया जाता है. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बेसिकली विजयनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट ये थिरुवनंतपुरम केरला में लोकेटेड. The next is who has been appointed as a chairperson of the 23rd Law Commission of India in April 2025. So April 2025 में 23rd Law Commission of India इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा. और इसके जो चेयरपर्सन है उन्हें किन्हें अपॉइंट किया गया है? एंड दैट इज दिनेश माहेश्वरी. दिनेश माहेश्वरी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं
रिटायर्ड जज है, मई 2023 में ये रिटायर हुए थे एंड नाउ इन्हें 23rd लॉ कमीशन को चेयर करने के लिए अपॉइंट किया गया है। बेसिकली लॉ कमीशन का काम क्या होता है? इंडिया का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके लिए रिपोर्टिंग प्रोवाइड करना, ये काम है इस कमीशन का, जो डायरेक्टली रिपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को कि हमें हमारे कानूनों में कितना इम्प्लीमेंट करना है और क्या चेंजेस लेने हैं, रेगुलेशन रूल्स कितना बदलाव लाना है, कौन सा कानून सही है कौन सा गलत है, इसको देखना इस कमीशन का काम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशन प्रोवाइड करता है बेसिकली। और इसे चेयर करेंगे दिनेश माहेश्वरी। कब तक? अगस्त 2027 तक। सो बेसिकली 3 साल के लिए लॉ कमीशन को बनाया जाता है एंड 23rd लॉ कमीशन है यह, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसके लिए रिपोर्टिंग प्रोवाइड करेगी और ऐसे लॉज जो कि डेवलप किए गए हैं पुअर पीपल्स के लिए उनकी स्टडी करना, लॉज को आइडेंटिफाई करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को जो लॉज हिंडर कर रहे हैं, प्रोग्रेस को जो रोक रहे हैं, उन्हें देखना, यह इस कमेटी का काम रहने वाला है। ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। एंड यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिस्कस किया जा रहा है। बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी रिसेंटली जनवरी में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला राज्य कौन सा बना है? एंड दैट इज उत्तराखंड। कंप्लीट इम्प्लीमेंट करने वाला राज्य उत्तराखंड। ठीक है, कौन से आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिस्कस किया गया है? एंड दैट आर्टिकल इज आर्टिकल 44। ठीक है, एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड इसके लिए जो कमिटी बनी थी, उस कमिटी का नाम क्या है? एंड दैट इज BN राव कमिटी। ये PYQ का क्वेश्चन है। BN राव कमिटी, इनकी सजेशन पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाया गया था। ठीक है, होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविस स्ट्रेट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज पार्ट ऑफ विच ओशन? सो मेजर प्लेस इन न्यूज दैट इज डेविस स्ट्रेट। कहाँ पर यह लोकेटेड है? एंड दैट ओशन इज अटलांटिक ओशन में यह लोकेटेड है। सो यह आपको क्या शो हो रहा है? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है बेसिकली। अटलांटिक ओशन आप देख पा रहे हैं, आर्कटिक ओशन आप देख पा रहे हैं। सो आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बिटवीन ये जो लोकेशन आपको दिख रही है दैट इज डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट और रिसेंटली न्यूज में रहा बिकॉज यहाँ पर एक जो प्लेन लैंड है उसे डिस्कवर किया गया, एक हिडन लैंड मास को डिस्कस किया गया जिसे कहा गया डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट। और डेविस स्ट्रेट के आइसी वाटर के अंडर इसे रिसेंटली फाउंड डिस्कवर किया गया एंड दैट्स व्हाई डेविस स्ट्रेट न्यूज में रहा था। इसकी जो लोकेशन है बेसिकली साउथ ईस्टर्न बैफिन आइलैंड और साउथ वेस्टर्न ग्रीनलैंड के बिटवीन यह लोकेटेड है। कुछ इस प्रकार से आप समझिए। कनाडा के अंडर में आता है दी बैफिन आइलैंड, ये जो आपको शो रहा है इन्हें बोलते हैं बैफिन आइलैंड। ठीक है, बैफिन आइलैंड एंड ग्रीन आइलैंड, इन दोनों लोकेशन के बिटवीन लोकेटेड है द डेविस स्ट्रेट, जो आर्कटिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर डेविस स्ट्रेट के नीचे एक मेजर सी लोकेटेड जिसे कहा जाता है द लैब्राडोर सी। ठीक है, सो इस लोकेशन को भी ध्यान रख लीजिएगा। लैब्राडोर सी ये कहाँ पर लोकेटेड है? डेविस स्ट्रेट के साउथ में लोकेटेड है और लैब्राडोर सी अटलांटिक ओशन को आर्कटिक ओशन से कनेक्ट करता है। और स्ट्रेट के लिए पूछा जाए तो दैट इज डेविस स्ट्रेट। ठीक है, और एग्जैक्ट 650 किलोमीटर इसकी लेंथ है और जो वाइडनेस है वो 320 से 640 किलोमीटर है और वर्ल्ड का सबसे वाइडेस्ट स्ट्रेट में से एक है द डेविस स्ट्रेट, जो अटलांटिक को आर्कटिक ओशन से कनेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the main objective of Lucy mission? So recently Lucy mission न्यूज में रहा। इसे 2021 में लॉन्च किया गया था, जो जुपिटर का ट्रोजन एस्ट्रॉइड है इसकी स्टडी करने के लिए। और इसे किसने लॉन्च किया था? द नासा। सो नासा ने लॉन्च किया था लूसी स्पेसक्राफ्ट को 2021 में जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड की स्टडी के लिए। और बेसिकली इस मिशन का नाम जो फॉसल लूसी है उसके नाम पर रखा गया था, सो दैट जो एंशिएंट रेजिड्यू है जिसके थ्रू सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है उसकी स्टडी की जा सके। लूसी बेसिकली 12 साल तक के लिए ये मिशन रहने वाला है और साइंटिस्ट को हेल्प करेगा कि सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ है, एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए। सो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। 12 ईयर का यह मिशन रहने वाला है और ऑब्जेक्टिव क्या है? जो जुपिटर है उनके ट्रोजन एस्ट्रॉइड की स्टडी करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली नासा के कुछ अदर इनिशिएटिव्स को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। मेजर स्पेस अपडेट जो नासा से एसोसिएटेड है। नासा का जो टेस्ट मिशन, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? जो एक्सो प्लैनेट है अराउंड द बिगेस्ट ब्राइटेस्ट ड्वार्फ स्टार्स, उन्हें डिस्कवर करना। एंड ब्लू घोस्ट लैंडर, ये नासा के किस प्रोग्राम का पार्ट रहा था? आर्टेमिस प्रोग्राम का। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्टेंट गैलेक्सी discovered by NASA's James Webb Space Telescope, and that is Firefly Sparkle. And what is the name of Earth observation satellite जिसे नासा एंड इसरो ने डेवलप करा? निसार, कल ही हमने डिस्कस किया है। What atmospheric phenomenon was recently observed above Antarctica's Pine Island Glacier by NASA's Landsat 8 satellite? एंड जो घटना रिकॉर्ड की थी, दैट इज सी स्मोक को इसको रिकॉर्ड किया गया था नासा की लैंडसेट 8 सैटेलाइट के थ्रू। एंड लेजर इंटरफेरोमीटर लीसा मिशन बेसिकली नासा और किस स्पेस एजेंसी के बिटवीन कोलैबोरेशन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी या नासा का प्रोग्राम है लीसा। एंड कॉल्डविल 45, ये रिसेंटली नासा ने हाईलाइट करा, एक स्पाइरल गैलेक्सी है ये है, राइट। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मेजर मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल, इसे किसने डेवलप करा है? हर एक स्टूडेंट जानता है ये क्वेश्चन। तो बेसिकली रशिया एंड इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है द ब्रह्मोस मिसाइल डेवलपमेंट। एंड रिसेंटली इंडिया ने अपना सेकंड बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल ये डिलीवर करा है किसे? फिलीपींस को। सो बेसिकली रशिया डायरेक्टली नहीं कर पाया, इंडिया की हेल्प से फिलीपींस तक पहुंच ही चुकी है ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज और सेकंड बैच गया है। ब्रह्मोस बेसिकली एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे इंडिया एंड रशिया ने डेवलप करा है और इसे लैंड रूट, सी रूट एंड एयर रूट तीनों के थ्रू लॉन्च किया जा सकता है। और बेसिकली 3 मैक स्पीड से कंट्रोल किया जाता है ब्रह्मोस मिसाइल, यानी साउंड की स्पीड से 3 टाइम ज्यादा स्पीड है ब्रह्मोस मिसाइल की। और रेंज क्या है? 290 किलोमीटर। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है टारगेट एंगेजमेंट के लिए। ठीक है। सो किसके बिटवीन है? इंडिया एंड रशिया के बिटवीन। एंड फिलीपींस, कैपिटल क्या है फिलीपींस की? मनीला इज द कैपिटल। फिलीपींस की नियर बाय एक स्ट्रैटेजिक सी लोकेटेड है जिस पर कंट्रोल है चाइना का, एंड दैट इज साउथ चाइना सी। सो चाइना, ये फिलीपींस आपको दिख ही रहा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में काउंट किया जाता है और यहाँ पर साउथ चाइना सी लोकेटेड है। आगे जाकर चाइना और कोरियन पेनिनसुला के बिटवीन येलो सी लोकेटेड है। सो येलो सी एंड साउथ चाइना सी दोनों चाइना के लिए काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन। चलिए आगे बढ़ते। दी नेक्स्ट इज ओके, क्वेश्चन इज हियर, येलो सी विच वॉज सीन इन न्यूज इज द मार्जिनल सी ऑफ विच ओशन? सो रिसेंटली येलो सी न्यूज में रहा और किस ओशन का मार्जिनल सी है? यह है पैसिफिक ओशन का पार्ट है बेसिकली येलो सी। चाइना के लिए इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है और रिसेंटली चाइना अपनी जो एक्टिविटी है, डिफेंस एक्टिविटी, वो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है अपनी एक्टिविटीज को। बेसिकली यहाँ पर क्या किया इन लोगों ने, एक स्टिल विग को डेवलप करा है, ह्यूज स्टिल रिग, कुछ इस प्रकार से ये दिखते हैं और इन्हें डेवलप किया जा रहा है येलो सी में और अपनी जो डिफेंस एक्टिविटी है, मिलिट्री प्रेजेंस है, उसे इन्हांस कर रहा है बेसिकली चाइना। कहाँ पर? येलो सी में। येलो सी चाइना को आगे जाकर जो कोरियन पेनिनसुला है वहां से कनेक्ट करता है एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से साउथ चाइना सी कनेक्ट करता है चाइना को। और येलो सी को हुआंग हाई के नाम से जानता है चाइना, जबकि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इस सी को नॉर्थ सी के नाम से जानता है। एक शैलो सी है, लगभग 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ है। इसका कलर बेसिकली येलो कलर है बिकॉज चाइना का जो मेन डेजर्ट एरिया है, दैट इज गोबी डेजर्ट, वहां से जो येलो पार्टिकल्स है वो इस सी में ऑब्वियसली मिक्स होंगे एंड इसका जो कलर है येलो हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कुछ इस प्रकार से एक्सपेंडेड है चाइना कॉन्टिनेंट में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं जो रिसेंटली न्यूज में रहे। एंड the first is Galathes Bay is located in which island of India? So Great Nicobar Island भी located है, the Galathes Bay। ठीक है। माउंट फुजी यह किस कंट्री का पार्ट है? जापान का पार्ट है। एंड कुर्स्क रीजन यह किस कंट्री का पार्ट है? रशिया का। ग्रेट सैंडी डेजर्ट यह कहाँ का पार्ट है? ऑस्ट्रेलिया का। एंड गोलान हाइट ये किस कंट्री में लोकेटेड है? सीरिया में लोकेटेड है गोलान हाइट।
पोर्ट ऑफ ओडेसा, ये कहाँ पर है? यूक्रेन में है पोर्ट ऑफ ओडेसा। साइसा पोर्ट रिसेंटली डिस्कवर किया, हमने डिस्कस किया, यमन में लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ASAT, ये टर्म अभी न्यूज में रहा, दैट इज एंटी सैटेलाइट वेपन। सो ASAT एक एंटी सैटेलाइट वेपन है बेसिकली, और वर्ल्ड लेवल पर विच 4 कंट्रीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड ऑपरेशनल एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज थ्रू टेस्टर्स एज ऑफ अप्रैल 2025। सो ऐसे 4 देशों का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने ASAT जो टेस्ट से सक्सेसफुली कंडक्ट करा है, और वर्ल्ड लेवल पर केवल ऐसी 4 कंट्रीज ही एग्जिस्ट करती है। एंड कौन कौन है? US, रशिया, चाइना एंड इंडिया। बेसिकली ASAT एंटी सैटेलाइट स्पेस में सैटेलाइट को टारगेट करने के लिए मेजर सिस्टम है। इंडिया ने स्पेस में जो सैटेलाइट्स है उन्हें टारगेट करने के लिए इसे जो टेस्ट है वो लॉन्च किया था, और इस प्रकार इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया इन 4 कंट्रीज में से एक ASAT के सिस्टम के साथ। सो इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया ग्लोबल स्पेस बिहेवियर रूल्स में इन्फ्लुएंस करने के लिए। और रिसेंटली जो एंटी सैटेलाइट वेपन है जो कि सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है स्पेस में, जो सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन, नेविगेशन के लिए काम कर रही है, एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज बेसिकली। और इंडिया ने इसके लिए जो अपना टेस्ट है वो कब किया था? मार्च 2019 में, और इसके लिए एक पर्टिकुलर मिशन था, दैट इज मिशन शक्ति। सो मिशन शक्ति को ध्यान रख लेना। मिशन शक्ति के तहत इंडिया ने लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स है उन्हें टारगेट करने के लिए एक टेस्ट लॉन्च किया था। कब किया था? 2019 में। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट का नहीं है ये, स्पेस में जो एंटी सैटेलाइट्स है उन्हें हिट करना वाला टारगेट है ये। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट एवोल्यूशन प्रोग्राम? इसे किसने लॉन्च करा है? दैट इज प्रोजेक्ट एवोल्यूशन प्रोग्राम, एंड रिसेंटली इसे लॉन्च करा है DST, दैट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो प्रोजेक्ट एवोल्यूशन है इसे लॉन्च किया गया, और इसका जो टारगेट एरिया है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो स्टार्टअप है उन्हें प्रमोट करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने इसे इम्प्लीमेंट करा है, और ऐसे स्टार्टअप्स को हेल्प प्रोवाइड की जाएगी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो फील्ड है उसमें काम कर रहे हैं, उनकी मार्केट एंट्री, वैलिडेशन और टेस्टिंग के लिए हेल्प प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो स्टार्टअप्स को लगभग 50 लाख रुपीस का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वह प्रोवाइड किया जाएगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट है और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सेक्टर है उसे डेवलप करने के लिए। सो EV से रिलेटेड है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, जिसे रिसेंटली DST ने लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते थे, नेक्स्ट स्लाइड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्य सेवक संवाद स्कीम टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ बेनिफिशरीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स? सो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है उनकी जो बेनिफिशरीज है जिनको भी प्रॉफिट हुआ है उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया गया, एंड दैट इज मुख्य सेवक संवाद। इसे रिसेंटली उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। उत्तराखंड के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी, एंड उन्होंने लॉन्च करा है द मुख्य सेवक संवाद स्कीम, जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन को अलाउ करता है गवर्नमेंट स्कीम्स के जो बेनिफिशरीज है उनके अमोंग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अमोंग, बेसिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पर मेजर स्टेट गवर्नमेंट को ही कवर किया जा रहा है। सो मेजर उत्तराखंड की यह स्कीम रही। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट इज जल जीवन मिशन, न्यूज में रहा, और कब इसे लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। सो रिसेंटली जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है वो एडिशनल 2.79 लाख करोड़ का जो फंड है वो उसके लिए डिमांड कर रहे हैं जल जीवन मिशन के लिए, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। जल जीवन मिशन, इसके तहत जो टैप वाटर फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई 16 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में, और टारगेट ईयर कब है? 2028, सो दैट सस्टेनेबिलिटी एंड वाटर मैनेजमेंट पर फोकस किया जा सके। वाटर कलेक्शन में विमेंस का रोल ज़्यादा है, सो विमेंस को एम्पावर करने के लिए, हेल्थ एंड एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करना है रूरल फैमिलीज में, और उसके लिए जल शक्ति मिनिस्ट्री ने जल जीवन मिशन को लॉन्च किया था 2019 में, और इसके लिए एक्स्ट्रा फंड रिक्वायर्ड है 2.7 लाख करोड़ का, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा रिसेंटली। ठीक है, सो
इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं आज। होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। एंड आज के जो क्वेश्चन है बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग से एसोसिएटेड है, एंड इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।